हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्ट्रैटेजिक एग्जाम एंड वेलकम टू द बायोलॉजी सेशन। आज के सेशन के अंदर हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन, जिसके अंदर हम बात करेंगे हमारे जून 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। आई होप दैट आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन, राइट। वीडियो जो है वो क्लियर है, ऑडियो जो है वो भी एकदम क्लियर है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेशन, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपके फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। यानी अब हम इसके अंदर बात करेंगे आपके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, जो और भी आपके क्वेश्चंस आए हैं, देखेंगे कि वो कौन कौन से आपके टॉपिक से आए हैं, क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, और आपको अगर आगे जून 2025 के लिए प्रिपेयर करना है तो किस तरीके से प्रिपेयर करना है। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो जून 2025 के लिए HP टेट मेडिकल के लिए जो आपके तैयारी कर रहे हैं, वो सबके सब मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं आप टेट के लिए, और किसका फर्स्ट अटेम्प्ट है और किसका सेकंड है, थर्ड एंड सो ऑन, राइट। सो दैट आई कैन हेल्प यू इन द सेशन। क्योंकि अगर आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट में है तो आपको एक पैटर्न जो है फिर भी आपके जो एग्जाम उसका पता है। लेकिन अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और आप चाहते हैं कि पहले अटेम्प्ट में चीजें क्लियर हो जाए, तो इन ये सेशंस आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो भी जून 2025 का टेट का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप सबके लिए ये सेशंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर रहे हैं। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं, उन्हीं में से आपके अदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी निकल कर आ जाते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जो अब क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो भी आपको यहाँ पर डेफिनेटली हेल्प करेंगे, राइट। सो सेशन को पूरा एंड तक देखिएगा, क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ कि प्लीज नोट इट डाउन, इसे नोट कर लीजिए एंड सो ऑन, वो भी आप कर सकते हैं। वो आपको करना पड़ेगा अगर आप पेपर क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो देखो, ये जो सेशंस हैं और इन सेशंस से आप कितनी चीजें, कितना बेनिफिट लेते हैं, वो आपकी सीरियसनेस पे डिपेंड करता है कि आप एग्जाम के लिए कितने सीरियस हैं। अगर आप सच में सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि आपको एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर सेशंस को देखते हैं। और आपको एक और चीज है, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि देयर इज एन होमवर्क, आपका जो सेशन है उसके एंड में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया जाता है, आपको वो क्वेश्चन करना है, राइट। अगर आप वो क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि आपको किस किस पैटर्न पे चलना है, कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं। और आपको अगर उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट सेशन में आकर हम उसे जरूर क्वालिफाई आपके वो करवाएंगे, क्लियर करवाएंगे, राइट। तो आज का जो सेशन है वो फिर से हमारा पार्ट 2 है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर। अब फिर से हम देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन पेपर के अंदर जो आपके PYQs आए हैं वो किस तरीके से आए हैं, क्या क्या उसके आपकी एनालिसिस रहती है, कौन सा टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको कल सेशन के अंदर क्वेश्चन दिया था कि इसमें से प्रोटोनीमा स्टेज किसके अंदर मिलती है, ग्रीन एल्गी, लिवरवर्ट्स, फर्न्स या मॉसेस। तो कल के सेशन में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, जबकि मुझे आंसर कोई भी नहीं आया है, ठीक है। अब मैं इस चीज को कैसे लूं वो मुझे नहीं पता, आप ही मुझे बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं कि मैं किस तरीके से चीजों को पढ़ाऊं, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि प्रीवियस ईयर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत डिटेल में आपको करवा रही हूँ। हर क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, कौन सी चीज किसके अंदर है, क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हम कर रहे हैं, सो दैट जब आप पेपर में बैठे तो आपको पेपर फेमिलियर लगे, आपको लगे कि यही पैटर्न, यही सारे क्वेश्चंस मैंने पेपर के अंदर एक्सपेक्ट किए थे, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, उसके अंदर ये टॉपिक जो थे वो इंपॉर्टेंट थे, और अब मैं उन्हीं को करके आया हूं या करके आई हूं, तो मेरे लिए चीजें और भी ज्यादा ईजी हो जाएंगी, राइट। चलिए, तो प्रोटोनीमा स्टेज जो है वो आपको मिलती है किसके अंदर, ग्रीन एल्गी, लिवरवर्ट्स, फर्न्स या फिर मॉसेस। तो इसका जो आंसर है दैट इज योर डी, मॉसेस, ठीक है। तो मॉसेस क्या है, प्रोटोनीमा स्टेज है, आपके एक बीच में स्टेज आती है, राइट। और ये किसके अंदर आती है, मैंने आपसे ये भी कहा था कि आपको ये भी बताना है कि ये किसके अंदर क्लासिफाइड है। तो लिवरवर्ट्स, मॉसेस जो होते हैं वो आपके किसके अंदर है, दे आर इनटू दी ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म, आपके एंजियोस्पर्म ऑर्गेनिज्म है, एंजियोस्पर्म है, और कैसा है, मरीन है। मरीन का मतलब होता है विच लिव्स इनटू द सॉल्टी सलाइन वाटर, यानी यहां पर जो एनवायरमेंट है वो कैसा है, सलाइन है, राइट। एंजियोस्पर्म है तो ऑब्वियसली वो कैसा प्लांट होगा, इट विल बी दी फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं।
अमंग द फॉलोइंग। तो ऐसा कौन सा फ्लावर है जो आपको मरीन एनवायरमेंट या मराइन, आप जैसे भी इसको पढ़ते हो, उसके अंदर पाया जाता है? हाइड्रिला, जोस्टेरा, वेलिस्नेरिया या फिर सिरेटोफाइलस, ए बी सी या फिर डी। अब एंजियोस्पर्म्स आपके फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं आपको, और आपको वो मराइन वाटर के अंदर भी मिलते हैं। तो यहां पर आपसे पूछा है कि आपके मराइन वाटर के अंदर एंजियोस्पर्म कौन सा है? आंसर इज योर बी, दैट इज जोस्टेरा। जोस्टेरा जो है वो आपको कहां मिलता है? मराइन के अंदर मिलता है। तो अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है, हाइड्रिला है, वेलिस्नेरिया है और क्राटो या सेरेटोफाइलस है। ये आपके किस तरीके के प्लांट्स है? ठीक है, अब ऑब्वियसली मराइन तो नहीं होंगे, तो इसके एक्सेप्ट इनका प्लांट टाइप क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन एक और बन सकता है, यहीं से आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एक और निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल आपको एंजियोस्पर्म्स की क्लासिफिकेशन से आया है कि इसके फीचर्स जो होते हैं बेसिकली। सोर्स ऑफ मैक्सिमम एनर्जी इन अ सेल, अगर एक सेल के अंदर मैक्सिमम एनर्जी गैदर करनी है तो सेल के अंदर सेल को सबसे ज्यादा एनर्जी कहां से मिलती है? प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, फैट्स या फिर आपके कार्बोहाइड्रेट्स। एक सेल के अंदर मैक्सिमम एनर्जी का सोर्स कहां से आप सेल के अंदर से मैक्सिमम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं? ए बी सी या फिर डी। तो एनर्जी है ना? तो अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो इसमें से एक तो ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो एनर्जी का सोर्स ही नहीं है। अगर आप बायोमोलिक्यूल्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें तीन ही ऐसे फैक्टर्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, तीन ही आपके ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जो आपके एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि वो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सेल के अंदर। ए बी सी या फिर डी। प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, फैट्स और आपके, तो वाइटामिन्स तो वैसे भी आपके क्या होते हैं? आपके वाइटामिन्स हैं और ये ट्रेस एलिमेंट्स है। ये हमारी बॉडी में कोई एनर्जी नहीं देते हैं, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। हमारी बॉडी में जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, सारी जगह आपके वाइटामिन्स जो है वो आपके पार्टिसिपेट करते हैं, और ये हमेशा ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, बहुत कम अमाउंट में नीडेड होते हैं, जिससे आपके प्रोसेसेस जो है वो प्रोसीड कर सके। अब मुझसे पूछा है एनर्जी, तो विटामिन एनर्जी तो नहीं देते हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स। तो इंस्टेंट एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी जो है वो आपके कौन देते हैं? आपके सबसे ज्यादा एनर्जी जो है बॉडी के अंदर फैट देते हैं, फैट्स देते हैं, और इंस्टेंट एनर्जी में आपके कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। तो सेल के अंदर इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स ग्लूकोज है और मैक्सिमम एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी का सोर्स आपके फैट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग द ऑर्गन जहां पर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स। अब यहां पर अक्कर पूछा है, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जहां पर आपके प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है? पैनक्रियाज, रेक्टम, लिवर या स्मॉल इंटेस्टाइन। वैसे तो जी जो प्रोटीन्स हैं उनकी डाइजेशन शुरू हो जाती है स्टमक वाले पार्ट से, है ना? स्टमक में उनकी सबसे ज्यादा डाइजेशन होती है, पहले स्टार्ट होती है, वो भी इनकम्प्लीट पार्शियल डाइजेशन होती है। यहां पूछा है कौन, इसमें अक्कर कहां पर होती है? अब पहले तो मैं स्टमक ढूंढ रही थी तो मुझे मिला नहीं। पहला ऑप्शन है पेनक्रियाज, ऑफ कोर्स पेनक्रियाज है, क्योंकि पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाज के अंदर अक्कर नहीं होती है, बट बेसिकली पेनक्रियाज के पास होते हैं पेनक्रियाटिक जूसेस, जिनको हम पेनक्रियाटिक एंजाइम्स भी कहते हैं। तो ये एंजाइम्स ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, ये आपके प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। फिर है आपका रेक्टम, ठीक है, तो ये आपका क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है जहां पर अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो प्रेजेंट होता है, अनडाइजेस्टेड फूड, राइट। फिर आता है लीवर। लीवर के अंदर जी क्या होता है, देयर इज योर इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, वो होती है आपके लीवर के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है हमारी कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन,
ये होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। अब पढ़ो जरा दोबारा क्वेश्चन। क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन्स वेयर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, डाइजेशन कहां पर होती है, तो वो होती है आपके डी पार्ट यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है, राइट, तो जो ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है इसके अंदर होती है कंप्लीट डाइजेशन। अब कंप्लीट का मतलब क्या होता है, देखो जो हमारा जैसे वो है स्टार्च है, इट वॉज कन्वर्टेड इनटू द माल्टोज और फिर ये भी ड्यूडेनम में आ गया। प्रोटीन्स जो थे दे वर कन्वर्टेड इनटू द डाइपेप्टाइड्स, वो भी आपका ड्यूडेनम के अंदर आ गया। ये माउथ के अंदर होता है, ये स्टमक के अंदर होता है। फिर जो आपके फैट्स होते हैं ये आपके कन्वर्ट होते हैं स्मॉल चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स, स्मॉल चेन ऑफ फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं और ये भी कहाँ जाते हैं, ड्यूडेनम के अंदर आ जाते हैं। फिर यहाँ पर ड्यूडेनम के अंदर क्या होता है, आपके यहाँ पर एंजाइम्स जो होते हैं, अब ये कौन सी फॉर्म है, डाइपेप्टाइड फॉर्म है, मतलब पार्शियल डाइजेस्टेड फूड है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं है। कंप्लीट डाइजेशन के लिए यहां पर क्या आता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज आएगा जो इसे कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज के अंदर, और ये कहां हो रहा है, ड्यूडेनम के अंदर। डाइपेप्टाइड के अंदर पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन आएगा और ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, ये आएंगे और ये इसे कन्वर्ट करेंगे अमीनो एसिड के अंदर या अमाइनो एसिड्स के अंदर। प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स अमाइनो एसिड्स होते हैं। फैटी एसिड्स जो होंगे इस पे आएगा आपका पैनक्रियाटिक लाइपेजेस, और फिर वो लाइपेजेस जो होगा वो आपका फैटी एसिड्स को कन्वर्ट, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करेगा ओनली फैटी एसिड्स के अंदर, और ये बन गया आपका कंप्लीट डाइजेशन। तो डाइजेशन होने के बाद ड्यूडेनम का जो इलियम पार्ट होता है उसके अंदर होती है एब्जॉर्प्शन। जेजुनम इलियम वाला जो पार्ट है ये डाइजेशन होती है यहाँ पर, और इलियम वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके माइक्रोविलाई, जिनके अंदर सरफेस एरिया अपना जो है वो इंक्रीज करते हैं, और फिर ये माइक्रोविलाई बेसिकली पार्टिसिपेट्स इनटू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। तो ड्यूडेनम में नहीं होती है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मोस्टली आपकी इलियम के अंदर होती है, माइक्रोविलाई आपके प्रेजेंट होते हैं। तो ये डाइजेस्टेड है। फैटी एसिड्स को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे माइक्रोविलाइज के अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं लैक्टियल्स। तो आपको किसी भी लेवल का सवाल आ सकता है, इसलिए मैं आपको हिंट दे रही हूँ सारे टर्म्स की। दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ योर डाइजेशन, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इन ऑप्शंस की बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडनेस एंड ज़ीरोफ्थेल्मिया occurs due to deficiency of which vitamin। अब नाइट ब्लाइंडनेस है तो ब्लाइंड मतलब अंधा, आंखों से ही आंख की बात हो रही होगी, तो आईज के अंदर कौन सी विटामिन होती है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज योर विटामिन ए। ऑफ कोर्स विटामिन ए जो है वो आपका क्या है, इट इज इनटू दी नाइट ब्लाइंडनेस एंड ज़ीरोफ्थेल्मिया, ये दो कंडीशंस हैं डेफिशिएंसी की वजह से हो जाती है। विटामिन ए का जो प्रिकर्सर होता है वो किसे कहते हैं। अब आपको लग रहा है कि जी मैंने कर लिया इतना, मैंने पीवाईक्यू कर लिया, इसका आंसर डी है, बस अब आ गया तो मैं कर लूंगा। अब ये थोड़ी आएगा, आपको विटामिन ए तो आ गया। अब जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे, और अगर विटामिन ए से ही क्वेश्चन बनाना है तो बड़े सारे मैटर्स हैं, बड़े सारे पॉइंट्स हैं विटामिन के, वो आपके पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो पॉइंट्स है वो अब हम यहाँ पर क्लियर करेंगे जो आपके जून 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे प्रिकर्सर है, तो प्रिकर्सर कौन सा होता है, इट्स योर बीटा कैरोटीन, और ओनली कैरोटीन जो है वो इसका प्रिकर्सर है विटामिन ए का। बनती कहां पर है, ये बनती है जी, मैन्युफैक्चर होती है लीवर के अंदर। ये हो गया आपका एक चीज। विटामिन B2 जो है वो क्या है आपकी, इट इज योर वाटर सॉल्युबल विटामिन। सबसे पहली बात तो ये है कि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसका अदर नेम जो है वो राइबोफ्लेविन है। ये तो हो गया 1 पॉइंट 2 पॉइंट। अब आपको इसकी डेफिशिएंसी भी करनी है क्योंकि क्वेश्चन में डेफिशिएंसी आया है। तो विटामिन B2 की वजह से कौन सी डेफिशिएंसी होती है, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए विटामिन आपका जो B2 है उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीजेस होती है। देन कम्स योर विटामिन के। विटामिन के जो होती है आपकी वो आपकी है आप जी फैट सॉल्युबल, और विटामिन ए भी फैट सॉल्युबल है, इट इज ऑल्सो अ फैट सॉल्युबल। तो जितनी भी फैट सॉल्युबल होती है वो आपको मिलती भी लीवर के अंदर ही है। सो दिस इज योर फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन के।
अदर नेम क्या है इसका? है इसका अदर नेम क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीजेस होती है विटामिन के की वजह से? इट इज बेसिकली हेमरेज। हेमरेज का मतलब क्या है? एक्सेसिव डैमेज होता है और एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, आप रोक नहीं पाते हैं, उतनी ब्लीडिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज योर हेमरेज। और ये आपकी विटामिन के की वजह से होती है, क्योंकि ये ब्लड का क्लॉट नहीं बना पाता है, ब्लड की जो ब्लीडिंग है उसको नहीं रोक पाता है। फिर आता है विटामिन बी। इन जनरल विटामिन बी कोई नहीं होता, बी के साथ हमेशा बी कॉम्प्लेक्स लगता है, तो विटामिन बी से आपको कुछ समझ नहीं आएगा। विटामिन बी से फिर हम बी1 ही कंसीडर कर लेते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो अगेन आपकी क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है, इट इज ऑल्सो अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो आपको इस तरीके से चीजों को करना, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है वो आपको भी फिर से आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। शॉर्ट नोट्स बनाइए अपने पीवाईक्यू के, वहीं से आपका पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोथैल्मिया जो है वो आपका विटामिन ए की वजह से, इट्स आंसर शुड बी डी, इट्स नॉट ए, इट्स डी। Humans have dash lobes in left lung. कितने लोब्स होते हैं? 3, 2, 4, 1। जनरल सा क्वेश्चन है, इट्स आंसर इज योर बी, दैट इज 2। The normal diastolic blood pressure in a normal healthy adult man is, कितना होता है डायस्टोलिक प्रेशर? अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आपसे पूछा है नॉर्मल, एक तो नॉर्मल कंडीशन में आपको बताना है जितना यूजुअली होता है। डायस्टोलिक, डायस्टोलिक का मतलब होता है रिलैक्सेशन। तो जब लब डब साउंड आती है तो जो रिलैक्स होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल, जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होके रिलैक्स होते हैं तब उनका प्रेशर कितना होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, वो आपको बताना है। तो रिलैक्सेशन है, डायस्टोल है, 80, 60, 90 या फिर 120। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट्स योर ए, दैट इज 80, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रोड्यूसेस यूरिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बॉडी। अब ना प्रोड्यूसेस पूछा है यहां पर, मतलब यूरिया कौन प्रोड्यूस करता है एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन ए किडनी, लिवर, यूरिनरी ब्लैडर या डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आपको पता है यूरिन तो बनता ही, यूरिन बनता है किडनी के अंदर, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई लेना देना नहीं। अब बचे आपके पास 3 चीजें। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है इट बेसिकली स्टोर्स द यूरिन, ये आपके यूरिन को स्टोर करता है, और फिर आपका यूरिन जो है वो आपके यूरेथ्रा से एक्सट्रैक्ट आउट और एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज मिच्योरेशन, उसको हम मिच्योरेशन कहते हैं। और अब बच्चे आपके पास 2 चीजें, तो ये तो नहीं है, ये प्रोडक्शन ऑफ यूरिया की बात कर रहा है। तो सबको, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लगता है किडनी इज द आंसर, बट किडनी नहीं है। किडनी यूरिया, किडनी प्रोड्यूस थोड़ी करती है। किडनी का क्या फंक्शंस है? अगर आप किडनी के फंक्शंस को याद करोगे तो किडनी के 2 ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। क्या क्या फंक्शंस है किडनी के? किडनी के जो फंक्शंस है दैट इज योर अल्ट्रा फिल्टरेशन, प्लस एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड रीएब्जॉर्प्शन। तो कहीं पे दिख रहा है यहां पर प्रोडक्शन लिखा हो कहीं पर? पता है क्या है बात? यह है कि हम कभी भी किसी टॉपिक को बहुत ज्यादा पढ़ते तो हैं, बहुत बार पढ़ते हैं, बट कभी भी हम उसका क्रक्स निकालना भूल जाते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि इसके क्रक्स में अब क्या आने वाला है। यहां बोला है कि पहले किडनी चीजों को फिल्टर करती है, और अगर उसके अंदर से कोई चीजें मिल जाए तो री का मतलब होता है अगेन दोबारा से उन चीजों को एब्जॉर्ब कर लेती है जो उसे लगता है कि आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरे क्वेश्चन में बोला गया प्रोडक्शन, प्रोड्यूसेस, तो ये तो किडनी वैसे भी फिल्टर करती है किसको? इसको, यूरिया को फिल्टर ही तो करती है। और फिल्टर ब्लड को जब ये फिल्टर करती है तो उसमें जो आपका यूरिया प्रेजेंट होता है इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द यूरिन। तो यू एक्सट्रैक्ट आउट जो है, वैसे भी आपकी बॉडी से क्या निकलता है? यूरिया एक्सक्रीट आउट होता है, प्रोडक्शन थोड़ी होती है।
प्रोडक्शन जो होती है यूरिया की, इट इज फ्रॉम द यूरिया साइकिल, और वो कहाँ होती है? लीवर के अंदर। क्या बोलते हैं उस साइकिल को? ऑर्निथाइन साइकिल। तो लीवर ऑर्निथाइन साइकिल के थ्रू, जिसको यूरिया साइकिल भी बोलते हैं, आपके लीवर के अंदर यूरिया को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज दी मसल्स कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सी है? अब यहाँ प्रोटीन पूछिए, सबको लगेगा ये इलास्टिन भी तो प्रोटीन ही है, ग्लोब्यूलिन भी तो प्रोटीन है, बिल्कुल प्रोटीन है, बट ऐसी प्रोटीन जो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। ग्लोब्यूलिन इज अ प्रोटीन जो आपकी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये आपके हीमोग्लोबिन का मेजर पार्ट है, ठीक है। इलास्टिन इज बेसिकली फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी। नन ऑफ दिस तो नहीं होगा। मायोसिन जो है, दैट इज दी, दो तरह की प्रोटीन्स होती है आपके मसल्स के अंदर, एक्टिन एंड मायोसिन। तो मायोसिन जो है दैट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, और इनके अंदर होता है, मसल्स के अंदर जो मैकेनिज्म होता है दैट इज योर क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन। तो क्रॉस ब्रिज बनता है एक्टिन और मायोसिन के बीच में, जिसकी वजह से आपकी मसल्स जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन सा आयन्स या कौन सा आयन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अगर मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती है या आपकी मसल रिलैक्स कर रही है, तो इसमें से कौन सा आयन इंपॉर्टेंट है इसकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए, वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ये कुछ ऐसे सवाल है जो आपके पेपर में बार बार आएंगे, मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, पेपर में आएंगे तो आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज डैश हार्मोन प्लेज अ पाइवटल रोल इन सोशल बॉन्डिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड बर्थ। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो सारी चीजों में इंपॉर्टेंट है? रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड बर्थ में और सेक्सुअल बिहेवियर में भी इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल बॉन्डिंग में भी या सोशल बॉन्डिंग में भी आपका बहुत हेल्प करता है। A, B, C, D, ऑक्सीटोसिन, मेलाटोनिन, एड्रेनालिन या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ए, ऑक्सीटोसिन। तो ये आपका रिप्रोडक्शन, चाइल्ड बर्थ, सोशल बॉन्डिंग, हैप्पी हार्मोन भी हम इसको कहते हैं, दैट इज योर ऑक्सीटोसिन। तो ये आपका जो रिलीज होता है इट इज फ्रॉम दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये आपका हार्मोन्स से और एंडोक्राइन सिस्टम से क्वेश्चन आया है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपका ये ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होता है, और प्रोसेस को और पार्ट को हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफिसिस। न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करने में भी हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमस। प्रोडक्शन ऑक्सीटोसिन की आपकी हाइपोथैलेमस के अंदर ही होती है, ठीक है। और ये जो ऑक्सीटोसिन होते हैं ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है अलोंग विद, और न्यूरो हाइपोफिसिस एक और हार्मोन आता है दैट इज ADH हार्मोन, जिसे हम वासोप्रेसिन भी कहते हैं, और ये आपकी किडनी की रेगुलेशन में हेल्प। तो हो सकता है इस बार आपको रेगुलेशन ऑफ किडनी पे क्वेश्चन आ जाए और ADH हार्मोन इज द आंसर, रेगुलेशन ऑफ योर किडनी और एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो किडनी रेगुलेट होती है आपके हार्मोन्स की वजह से, और वो है आपका ADH हार्मोन बाय द हाइपोथैलेमस। मेलाटोनिन, मेलाटोनिन जो है वो आपका स्लीप के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, और ये आपका सिक्रीट करता है आपका पोन्स, पोन्स वाला रीजन होता है ब्रेन के अंदर, वहां पे होता है। और ये स्लीप साइकिल जिसको आप बायोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं या बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल रिदम भी हम कहते हैं, दैट इज मेलाटोनिन। तो जब ये सिक्रीट होता है तब आपको नींद आती है, नहीं होता तो नहीं आती है। फिर है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन इज कॉल्ड एज द इमरजेंसी हार्मोन, इसे हम कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन, और ये आपका रिलीज करता है एड्रेनालिन है ना, तो यही से पता लग जाता है एड्रेनल, यानी ये ग्लैंड कौन सा है? एड्रीनल ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड का कौन सा पार्ट? देखो एड्रीनल ग्लैंड के पास दो पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं आपका कॉर्टेक्स और दूसरा होता है आपका मेड्यूला। तो ये कौन सा रीजन है? दैट इज योर मेड्यूला वाला। मेड्यूला रिलीज करता है इमरजेंसी हार्मोन्स, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। तो फिर कॉर्टेक्स क्या रिलीज करता है? कॉर्टेक्स भी तो रिलीज करता होगा ना हार्मोन्स, तो वो कौन से हार्मोन्स है वो आप मुझे बताएंगे। तो हो सकता है इस बार आपको क्वेश्चन आ जाए एग्जाम्पल पे कि कौन से ऐसे हार्मोन्स है जो आपको कॉर्टेक्स रीजन सिक्रीट करता है, आपको मुझे बताना है। तो नन ऑफ दिस तो नहीं होगा इसका आंसर। एंटीविनोम जो अगेंस्ट यूज किया था स्नेक पॉइजन के, उसके अंदर क्या होता है? एंटीविनोम जहर के अगेंस्ट जो भी मेडिसिन बनता है, ड्रग बनता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? एंटीजन, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एंजाइम्स या फिर एंटीबॉडीज। A, B, C, D। तो दिस इज बेसिकली द मैकेनिज्म
राइट, मैकेनिज्म पे ही आपको सवाल पूछा गया है कि किस में होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर सी, एंटीबॉडीज आपकी वहां प्रेजेंट होती है। एंटीबॉडीज मीन्स अगेंस्ट द एंटीजेंस। कोकेन है, ड्रग है, इट इज बेसिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम एरिथ्रोजाइलम, पेपेवर, एट्रोपा या फिर धतूरे भी बोलते हैं उसको। दैट इज योर आंसर ए, दैट इज योर एरिथ्रोजाइलम कोका। तो ये जनरली ड्रग्स है और ये ना आपको आता है आपके जो फूड्स है, मेडिसिन में कहाँ पर यूज होता है, ड्रग्स में, आपके प्लांट्स जहां पर यूज होते हैं, दैट इज दी आपका ये वो वाला पार्ट है। इकोनॉमिक बॉटनी भी इसको हम कहते हैं। विंटर स्लीप इज ऑल्सो कॉल्ड एज, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो समर स्लीप करते हैं, जैसे गर्मी आई तो फिर सॉइल के अंदर। कुछ ऐसे होते हैं जो विंटर स्लीप करते हैं, वो उसको क्या कहते हैं? हाइबरनेशन, सस्पेंशन, माइग्रेशन या एस्टिवेशन। तो माइग्रेशन तो ऐसा सा शब्द है जो हम बार बार रिपीट करते हैं। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी आप माइग्रेशन जैसे शब्द का इस्तेमाल करते होंगे, जिसमें आप कहते हैं कि चीजें जो है वो लोग माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट का मतलब क्या होता है? व्हेन दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर वन, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब बचा सस्पेंशन। सस्पेंशन इज बेसिकली रिलेटेड विद द मिक्सिंग एंड दिस इज योर हाइबरनेशन, या फिर इसका एस्टिवेशन भी हो सकता है, इजंट इट? इट्स नॉट द हाइबरनेशन, इट शुड बी एस्टिवेशन। क्या हो सकता है? यह मैं ही आपको कंफ्यूज कर रही हूं। हाइबरनेशन क्या होता है? हाइबरनेशन का मतलब या स्लीप का मतलब या ऐसी कोई एक्टिविटी दैट इज कॉल्ड एज योर, जिसमें आपकी बॉडी कैसी होती है? इनएक्टिव होती है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हाइबरनेशन। या टेंशन क्यों ले रहे हो? एस्टिवेशन नहीं है। आप मुझे बताएंगे एस्टिवेशन क्या है? समर स्लीप को बोलते हैं एस्टिवेशन। सो एस्टिवेशन क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, अब टेंशन मत ले लेना। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अनदर वन इज, एक लेवल से दूसरे लेवल में जब एनर्जी जाती है तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होती है? 10% लॉ अगर याद है तो एनर्जी का परसेंटेज भी पता होगा। 5, 10, 15 या फिर 20, एंड द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 10%। 10% लॉ उसी को तो कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन, किसके अंदर आपका एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है? बडिंग के अंदर, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या हर आपके रिप्रोडक्शन सिस्टम में आपका जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफर हो जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर दैट सी, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल, ए सेक्सुअल और बडिंग में क्या होता है? वैसा सा ही ऑर्गेनिज्म बन जाता है, डुप्लीकेट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। पर वो चीजें जो है वो आपकी सेक्सुअल में नहीं होती है। सेक्सुअल के अंदर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है बिटवीन द क्रोमोसोम्स, मेल और फीमेल होते हैं उसके अंदर। डैश इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब जिसका इतना ज्यादा काम नहीं है, अगर बॉडी से निकल भी जाएगा तो ज्यादा फर्क बॉडी के अंदर पड़ेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो था बेसिकली फॉर दी सेलुलोज। इंटेस्टिनल विलाय, अरे विलाय कैसे हो सकता है? इसके अंदर तो एब्जॉर्प्शन होती है, तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो ये तो नहीं होगा। पैपिले, पैपिले आर बेसिकली फॉर द टेस्ट बड, है ना, टंग के अंदर है, तो अगर टेस्ट यही चला गया तो टेस्ट बड्स नहीं होंगे, नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जिसको आप अपेंडिक्स भी कहते हैं, ठीक है, ये चला भी जाए तो कोई बात नहीं, दैट इज योर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। गोबर गैस प्लांट यूजेस डैश बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया से गोबर गैस होते हैं? अब अगर आपको ये पता है कि उसके अंदर कौन सी गैस होती है, दैट इज मीथेन गैस, तो यहां से कौन से बैक्टीरिया होंगे? दैट इज मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये आते हैं आपके आर्के बैक्टीरिया के अंदर, स्पेशल बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, राइट। चलो नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वीवी पैरस, इसमें से कौन सा जो है वो वीवी पैरस नहीं है? मतलब कि कैसा? जो बर्थ देता है ना। ओवी पैरस क्या होते हैं? जो आपके एग लेइंग होते हैं, तो इसका आंसर जो है दैट इज योर ए, इकाइडना। बाकी सब क्या है? वीवी पैरस है, दे आर गिविंग द बर्थ टू द यंग वंस। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसे क्या कहते हैं? साइनेप्स, सिंथेसिस, डेंड्रॉन, एक्सॉन।
एक्सॉन और डेंड्रॉन जो है अलोंग विद द सेल बॉडी, दे आर दी पार्ट ऑफ न्यूरॉन, ये तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, तो ये तो नहीं होंगे। और सिंथेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज की फॉर्मेशन, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर इज ऑफ कोर्स साइनैप्स। ठीक, और यहां पर ट्रेवल करते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स। द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल, फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन कहां पर होती है? फर्टिलाइजेशन यूट्रस, ओविडक्ट, ओवरी या वजाइना। एक्सटर्नल ओवरी जो है दैट इज द एग पार्ट है, यूट्रस इज द कंप्लीट पार्ट, आंसर इज बी दैट इज ओविडक्ट, जिसको आप फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दी थी? लेमार्क, डार्विन, मेंडल या हेल्डेन। हेल्डेन का ओपेरिन मॉडल भी है, राइट? सो इसका जो करेक्ट आंसर है नेचुरल सिलेक्शन का वाज गिवन बाय डार्विन। द यूवी रेडिएशन फ्रॉम सन इज लाइकली टू कॉज डैश इन ह्यूमन बीइंग्स, क्या कॉज करता है ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर रेडिएशन हो? सबको पता है इसका आंसर क्या है, दैट इज योर स्किन कैंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है? मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, ये जो स्टैटिक हर महीने आपका साइंस बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी डेज है उन सारे डेज को रिकॉल कर लीजिए, याद कर लीजिए। इसका आंसर 5 जून है, इसमें मनाया जाता है आपका वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। अमृता बिश्नोई लॉस्ट हर लाइफ व्हाइल सेविंग द फॉरेस्ट हैविंग ट्रीज, तो कौन सा ट्री था वो? टीक, खेजरी, बैम्बो या शीशम? अमृता बिश्नोई, तो इट वाज बेसिकली रिलेटेड विद द बी दैट इज योर खेजरी। होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स होते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स दैट हैव, उनके पास क्या होता है? डिफरेंट फंक्शन विद डिफरेंट स्ट्रक्चर। होमो है तो ऑब्वियसली कुछ तो सेम होगा, सेम फंक्शन विद सेम स्ट्रक्चर, डिफरेंट फंक्शन सेम स्ट्रक्चर, सेम फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर। अगर होमोलोगस है, होमो मीन्स सेम, एक चीज तो सेम होगी, तो देखो एक चीज क्या होती है सेम, होमोलोगस मतलब सेम स्ट्रक्चर, फंक्शन अलग अलग हो सकता है, सी इज द करेक्ट आंसर। सिंगल सर्कुलेशन मतलब कि ब्लड फ्लो करता है हार्ट ओनली से, वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी इज एग्जिबिटेड बाय, बस ये बता दो सिंगल सर्कुलेशन किसके अंदर होती है? लेबियो, कैमेलियन, सैलेमेंडर, हिपोकैम्पस, एक्सोसिटस, एनाबस, हाइला, राइना, ड्रैको, व्हेल, डॉल्फिन, टर्टल। एक ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो जाता है क्योंकि मैमल्स के अंदर डबल सर्कुलेशन होती है, आंसर इज बी दैट इज योर हिपोकैम्पस, एक्सोसिटस एंड एनाबस। सेगमेंटेशन जो होती है बॉडी के अंदर वो सबसे पहले फर्स्ट एब्जॉर्ब्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, सबसे पहले बॉडी में सेगमेंटेशन लाइंस जो बनी हुई दिखाई देती है बॉडी के अंदर, बॉडी वाज सेगमेंटेड, तो वो कहां पर थी, चाहे वो सूडो सेगमेंटेड ही क्यों नहीं थी? प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एस्केल्मिन्थ्स, एनालिड्स और आर्थ्रोपोड, ए बी सी या फिर डी? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर सी, एनालिड्स। सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स किसको कहते हैं? हर्बीवोर्स, प्रोड्यूसर्स, कार्निवोर्स और आपके नन ऑफ द अबव। सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी तो वो हो गए जो बिल्कुल ही प्राइमरी है, उसके ऊपर दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी एंड द आंसर इज ए दैट इज हर्बीवोर्स, जो डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। कौन सा सेल ऑर्गन है जिसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है? तो अपना जेनेटिक मटेरियल में तो न्यूक्लियस होता है, पर न्यूक्लियस तो है नहीं, तो लाइसोसोम्स, सुसाइडल बैग्स, राइबोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसिस, गोल्जी एपरेटस, सिक्रेशन, माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है विच इज नेकेड एंड सर्क्यूलर, सर्क्यूलर नेकेड डीएनए। और माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, इस बार आपको पेपर में आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज सेमी ऑटोनॉमस इन नेचर? या तो आपको पूछेंगे सेमी ऑटोनॉमस इन नेचर क्या है, ठीक है, सेमी ऑटोनॉमस किसे कहते हैं, और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इसके अंदर से कौन सी एंडोसिम्बायोंट ऑर्गेनल है, आंसर विल बी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों। पीएच क्या होता है ह्यूमन ब्लड का? इट्स ऑप्शन नंबर सी दैट इज 7.4। कितने क्रोमोसोम्स पेयर्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन सोमैटिक सेल्स के अंदर? सोमैटिक सेल्स वाले बताने हैं। 46 पेयर्स, 23, 21 या नन ऑफ द अबव? अब सबको लगा क्रोमोसोम नंबर पूछे हैं, पर ये भी तो पूछा ना सोमैटिक कितने, एक तो आपके सेक्स सेल्स होते हैं, एक पूछा आपका सोमैटिक वाला, आंसर इज योर बी दैट इज योर 23 पेयर्स। 23? Yes, it's 23. ठीक है। What are the constituents of plasma membrane? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको क्या क्या मिलेगा? लिग्निन तो सेल वॉल के अंदर होता है, प्रोटीन लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन, विटामिन्स तो नहीं होते,
कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और आपके मिनरल्स भी नहीं होते। आंसर इज बी, दैट इज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। वैसे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी फॉस्फोलिपिड होती है। इसमें से कौन सा एनिमल जो है वो हर्माफ्रोडाइट है? हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है जिसके अंदर दोनों चीजें, बोथ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की मैं बात कर रही हूँ, तो दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? आंसर इज ऑप्शंस है अर्थवॉर्म, आंट, कॉकरोच, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज योर ए, दैट इज अर्थवॉर्म। ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो सिक्रीट करता है इमरजेंसी हार्मोन? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको करवाया। इमरजेंसी हार्मोन जो है इट इज सिक्रीटेड बाय द ग्लैंड कॉल्ड एज एड्रीनल ग्लैंड, राइट? कौन सी गैस डिक्रीज करती है बाइंडिंग एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड? तो दो ही चीजें होती है आपकी, या तो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, है ना, दो चीजें ट्रेवल करती है आपकी बॉडी के अंदर। तो कौन सी गैस, अगर एक गैस ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन के अलावा कोई और गैस है जो अगर बॉडी के अंदर ज्यादा प्रेजेंट होगी तो वो हीमोग्लोबिन के साथ आपके ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करने देगी। किसी और ऑक्सीजन, आपके जो गैस है उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा है, और उसका आंसर है दैट इज ऑफ बी, कार्बन मोनोक्साइड। ड्यूरिंग एक्सेसिव एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन लेग्स। ये तो इतना इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। लैक्टिक एसिड, क्योंकि जब क्रैम्प्स होते हैं तो बॉडी के अंदर एनएरोबिक कंडीशन होती है, और एनएरोबिक कंडीशन के अंदर हमारी बॉडी में हमेशा क्या होती है? फर्मेंटेशन। रेस्पिरेशन का प्रोसेस है फर्मेंटेशन, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द काला अजर? तो ये ह्यूमन डिजीज से क्वेश्चन है। आंसर इज सी। posture and balance of the body is controlled by which part of the brain? कौन सा आपका ब्रेन का पार्ट है जो posture और बैलेंस मेंटेन करता है? सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला पॉन्स। इन सबको भी आपको इसी तरीके से जो है वो एनालाइज करना है जैसे मैंने आपको अभी तक बताया है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कमेंट। तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। कौन बॉडी पॉस्चर को मेंटेन करता है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। ठीक है, बहुत कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्लीज डू पार्टिसिपेट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टेट एग्जाम। तो आपको कमेंट करना है इसका आंसर। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। तो आप जल्दी से कमेंट कर लीजिए। अगर आपको ये सारी की सारी वीडियोस इन अ फ्री फॉर्म में चाहिए तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, राइट? टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको सारी की सारी चीजें फ्री मटेरियल प्रोवाइडेड है, पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। और कोई भी क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए उस पर भी कॉल कर सकते हैं। और कोई टॉपिक ऐसा है जिस पे आप बात करना चाहते हैं, डू लेट मी नो। और सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टेट एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर आपका क्रैक हो सकता है, राइट? तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बस प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्रॉपर मेंटरशिप की आपको जरूरत होती है। पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, इसलिए इनको ध्यान से करिएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।